Okay, so the next question we have that we have to evaluate the range of the function which involve fractional part function. So इसको जो है हम दो मेथड से कर सकते हैं. तो मेथड वन देखते हैं अपन पहले. So sometimes we try to write numerator in terms of denominator. वो कैसे हेल्पफुल होता है? तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में +1 कर दिया. अब +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा, -1 भी कर दिया. डिवाइडेड बाय आपके पास में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1. इन दोनों को अगर हम सेपरेट कर लें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 वो तो आपको मिल जाएगा क्लियरली 1. और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है. अब हमको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो तो बिलोंग करता है 0 से 1 में. 0 पर तो क्लोज और 1 पर ओपन. तो अगर हम यहाँ पर इसकी रेंज जो हमें पता है ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज उसको यूज़ करें तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 वैल्यू ले रहा होगा तो ये जो पूरा वैल्यू है ये बन जाएगा कितना 1. 1/1 + 0 तो 1 आ गया. 1 - 1 क्या हो जाएगा 0. तो f(x) का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 0. ठीक है. और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 की तरफ जा रहा होगा तो जब ये 1 की तरफ जा रहा होगा तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये जा रहा होगा 2 की तरफ. तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है ये जा रहा होगा 1/2 की तरफ. एंड 1 - 1/2 वो कहाँ जाएगा 1/2 की तरफ जाएगा. इक्वल टू 1/2 नहीं हो सकता. तो इसका जो रेंज आ गया वो आ गया हमारे पास में 0 से 1/2 और 1/2 पर ओपन. क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 1 के बराबर नहीं होगा इसीलिए जब हम यहाँ पर वैल्यू 1 रखेंगे तो वो कभी जो f(x) है वो कभी 1/2 के बराबर नहीं होगा, 1/2 की तरफ जा रहा होगा. तो यहाँ से रेंज आ गया हमारे पास में 0 से 1/2. 0 पर क्लोज और 1/2 पर ओपन. अदरवाइज हम इसको मेथड 2 से अगर हम देखें तो अगर मैं इसको लिखूं y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1. अगेन हम वापस से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज है उसको हम जो हमको पहले से पता है कि ये जो है 0 से 1 में लाई करेगा उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ y कुछ f ऑफ y या इन टर्म्स ऑफ y बेसिकली हम लिखना चाह रहे हैं. तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हमने कॉमन लिया तो आपके पास में आ गया y - 1 और y को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो वो हो गया -y. अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y लिखना था तो हमने लिख दिया y डिवाइडेड बाय 1 - y. हमने क्या किया जो एक माइनस साइन है उसको हमने कंज्यूम करा दिया डिनोमिनेटर में तो ये हो गया 1 - y. आई होप दिस इज क्लियर. अब आप देखो जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ये वैल्यू तो जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 0 से 1 में. तो अगर बीच में इक्वल टू का साइन है इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी कहाँ से कहाँ तक लाई करना पड़ेगा 0 से 1 में. और रेंज होता क्या है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y. तो यहाँ से जो है हमको y का रेंज मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा. सो नाउ अभी तो ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया कि आपको सॉल्व करना है y/1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है. ये डबल इनइक्वालिटी है तो पहले हम इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं y/1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल तो इसको हम वेरिएबल माइनस कांस्टेंट बना लें ताकि हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर पाए. सो y/y - 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. जब हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चौंच है ये चेंज हो जाएगी. बेसिकली जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है. ठीक है. जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं ये सारी बातें बहुत कॉमन है और हमको पता है. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है हमको कि y का जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है वो क्या मिलेगा हमको y बिलोंग्स टू 0 पर तो क्लोज हो जाएगा और 1 पर ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं हो सकता है. y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता है.
तो यहाँ से आ गया y बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 पे क्लोज एंड ओपन एट 1। अगर हम इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो बेसिकली डबल इनइक्वालिटी में क्या करते हैं हम, इसको हमने सॉल्व किया, लेट से अल्फा आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, सपोज करो बीटा आएगा, तो दोनों को क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास में y की सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी। y अपॉन 1 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, तो -1 लेस देन 0, एलसीएम ले लिया तो y माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। तो यहाँ से आगे आपके पास में 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको y माइनस 1 लिख दूँ, मतलब कि हमने क्या किया, वापस से एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया इन द डिनोमिनेटर, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पर लेस देन 0 था, अब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, अगेन क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या आ गया हमारे पास में, 1 और हाफ। ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास में y बिलोंग्स टू 1/2 पर भी ओपन आ जाएगा और 1 पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है, तो हमारे पास में यहाँ से जो आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसको हम बोल देते हैं बीटा। फाइनल आंसर क्या होगा, अल्फा इंटरसेक्शन बीटा। दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लें तो माइनस इन्फिनिटी से ये जा रहा है हाफ तक, ये जा रहा है 1 से आगे, और ये 1 तक ही है, तो इस पार्ट का इसके साथ तो कोई इंटरसेक्शन मिलने नहीं वाला है। अब ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से हाफ और ये जा रहा है 0 से 1, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो अल्फा इंटरसेक्शन बीटा विल गिव यू y बिलोंग्स टू 0 से लेकर और हाफ पर ओपन। सो बेसिकली वही आंसर आ गया यहाँ पर भी, तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको रेंज बताना है साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। अब आप देखो, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका रेंज हमको पता है 0 से 1 है, तो बेसिकली आपके पास में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन ऑफ समथिंग 0 to 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास में। तो अगर हम साइन का ग्राफ बना लें जहाँ पर जो उसका आर्गुमेंट में जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही जा सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेंज। और अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन में तो सारी वैल्यूज़ ये ले सकता है। हर एक इंटीजर पे जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा, उससे यहाँ पर कोई दिक्कत साइन को तो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम साइन x का ग्राफ बनाएं केवल और केवल 0 से 1 के लिए, ये चलो थोड़ा सा अपन बना ही लेते हैं, ये बना लिया हमने 0 से पाई में। अब यहाँ पर तो ये 0 है, 0 पर तो क्लोज है, और 1 जो है वो 57 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा, तो जो हमको रेंज मिल जाएगी वो कहाँ मिलेगी, रेंज मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y, तो y एक्सिस पर हमको सेट ऑफ वैल्यूज़ जो मिलेंगी वो मिल जाएगी हमको y बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज और 1 के करस्पॉन्डिंग, ये ग्राफ है साइन x का, तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में साइन 1, और इस पर क्या आएगा ओपन, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है ओपन ब्रैकेट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमको gx का रेंज बताना है जहाँ पर वो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो देखते ही साथ सोचते हैं कि भाई यहाँ पर आ रहा था 0 से 1 था, तो यहाँ पर ये 0 से 2 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ आर्गुमेंट में 0 से 2 पर ओपन, तो वो जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं और आंसर कर देते हैं 0 से साइन 2, जो कि रॉन्ग आंसर हो गया। क्यों रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि 2 का मतलब यहाँ पर 2 रेडियन से है, तो 2 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 114 डिग्री, और 114 डिग्री जो है वो π/2 के आगे आएगा, यहाँ पर होगा π/2, और 114 डिग्री मतलब कि जो 2 रेडियन है वो यहाँ कहीं होगा। तो इसके पहले जब हम यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर हम जो ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर 0 से 2 में, तो यहाँ पर हमारे पास में जो ग्राफ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो आप देखो ये बीच में π/2 आ जाएगा, और π/2 पे ये जो है वैल्यू जो है वो 1 एक्वायर कर लेगा, और रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की जर्नी जो है फंक्शन की, वो अगर वो फंक्शन जो है अपन
कंटिन्यूस कंसीडर कर रहे हैं तब। तो यहाँ पर आप देखो क्लियरली दिख रहा है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और जो मिनिमम वैल्यू है वो ले रहा है 0 पर 0, और π/2 पर जो वैल्यू है वो कितना ले रहा है 1। तो हमको तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर जो y जो है वो आ जाएगा आपके पास में बिलोंग्स टू 0 से 1, और 1 पे भी क्लोज आ जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू π/2 जो है वो वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। In the next one we have to find the range of the function ln of fractional part of x। अब आप देखो यहाँ पर जो fractional part of x है वो हमको पता है fractional part of x क्या होता है, 0 से 1 होता है। लेकिन ln के डिफाइन होने के लिए fractional part of x 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि x जो है वो इंटीजर वैल्यूज नहीं ले सकता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब x इंटीजर नहीं हो सकता है इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा ओपन 0 से ओपन 1। अब ln x का ग्राफ अगर हम देखें 0 से 1 ओपन में, उसके करस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y होंगी वो हमको रेंज मिल जाएगा। तो ln का ग्राफ तो इस तरह से आ गया इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये हो गया 0 आपके पास में, ये हो गया 1। 1 के करस्पॉन्डिंग भी जो वैल्यू आएगी वो ओपन ही लेना पड़ेगा हमको, दैट इज़ 0। और 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये ln x है, ठीक है। हम जो देख रहे हैं ग्राफ वो हम देख रहे हैं ln फ्रॉम 0 to 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आर्गूमेंट में जो वैल्यू है वो 0 से 1 है ओपन एंड। हमको दिख रहा है जो रेंज है वो क्या आ गया हमारे पास में, y एक्सिस पर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और 0 पर ओपन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज वी हैव। यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि x जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ओके, नाउ next we have to evaluate the range of these two functions fx and gx। एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम fx को देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है बॉक्स ऑफ x दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर हम न्यूमरेटर को देख के केवल डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो ये तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है जिस पर साइन का वैल्यू क्या होता है 0। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये मस्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो है वो x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब fx जो है वो एंटायरली ज़ीरो तो होगा, लेकिन x जब इंटीजर नहीं होगा तभी ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब x इंटीजर होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। तो fx जो है जहाँ पर f कहाँ कहाँ डिफाइंड है, सारे x के लिए डिफाइंड है, बस x क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो और fx का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हमेशा fx जो है वो 0 है एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब जो रेंज है उसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है दैट इज 0। सो y बिलोंग्स टू 0, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ gx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ रूट ओवर, अगेन आप देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो नॉन इंटीजर होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है तो इस अंदर वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्नम ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अब क्या आ गया, इंटीजर नहीं हो सकता है। तो ये जो रेंज जो होगा फॉर x नॉन इंटीजर के लिए 0 से 1, 0 तो अब हो नहीं पाएगा। तो ये एक कैसी आ गई क्वांटिटी हमारे पास में, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 1 अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी, अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड सिग्नम ऑफ अ क्वांटिटी इज 1। तो ये आ गया आपके पास में वैल्यू कितना, 1। तो सिग्नम ऑफ 1, ये तो कितना, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, ये 1 सिग्नम कितना हो गया भाई, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1, सो 1, सो 1 माइनस 1 इज 0। सो gx is also 0 where x does not belongs to integer and not defined when x belongs to integer। तो अगर हम देखें तो उनकी डेफिनेशन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि fx एंड gx दोनों का जो रेंज है वो भी सेम होगा, दैट इज y बिलोंग्स टू ओनली 0। रेंज सेम है, बाकी डेफिनेशन भी सेम है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे,
ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो आइडेंटिकल फंक्शंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू इवेलुएट द रेंज ऑफ द फंक्शन, और वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन। तो अगर हमने एक जो पॉइंट अभी बोला था, और वी कैन बर्थ रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, दैट समटाइम्स we try to write numerator in terms of denominator, ये कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी प्लस वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो गए, वन बन गए, ठीक है। अब ये दोनों वन बन गए तो ये हो गया आपके पास में वन प्लस वन अपॉन, और इसको अगर हम मान लें लेट से जी एक्स, तो ये हो गया आपके पास में जी एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया वन प्लस वन अपॉन जी एक्स। अगर हम जी एक्स का रेंज निकाल लें तो उसकी मदद से जो है फिर हम एफ एक्स की रेंज एवेलुएट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखो जी एक्स जो है वो क्या है आपके पास में, हम ऐसे लिख देते हैं सी स्क्वायर, ओके, देन सी प्लस वन। तो इसको हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं बेसिकली। फिर वन बाई फोर ऐड कर दिया और वन बाई फोर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कॉस स्क्वायर एक्स ट्वाइस ऑफ वन बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस वन बाई फोर, इन तीनों टर्म्स को तो हम लिख सकते हैं सी प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एंड वन माइनस वन बाई फोर विल गिव यू थ्री बाई फोर। तो हमको पता है भाई cos x का जो रेंज है वो तो cos जो है वो तो बिलोंग करेगा माइनस वन से प्लस वन में। तो जब हम इसमें gx का जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगा, जब cos का वैल्यू माइनस हाफ हो। माइनस हाफ हो ही सकता है, इसकी रेंज के अंदर की बात हो रही है। तो gx का जो मिनिमम वैल्यू है जब ये पार्ट हो जाएगा तब मिनिमम मिल जाएगा हमको कितना, थ्री बाई फोर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर जीरो वैल्यू ले ले। तो बस हमको ये जरूर चेक करना होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर जीरो वैल्यू ले पा रहा है या नहीं। तो कॉस का वैल्यू जब माइनस हाफ होगा तो वो जीरो वैल्यू एक्वायर कर पा रहा है, इसीलिए हम बोल देंगे कि हाँ ये वैल्यू थ्री बाई फोर के बराबर हो जाएगा। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। नाउ जी एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब मिलेगा, जब ये पार्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अब ये पार्ट मैक्सिमम होने के लिए अगर हम कॉस की वैल्यू प्लस वन रख दें, सो वन प्लस वन बाई टू इज थ्री बाई टू, थ्री बाई टू का स्क्वायर इज नाइन बाई फोर, नाइन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, एलसीएम आप लोगे तो ट्वेल्व बाई फोर दैट इज थ्री। तो जी एक्स आ गया आपके पास में थ्री बाई फोर से थ्री। तो ये है डिनोमीटर में। तो जी एक्स अगर आपके पास में आ गया है थ्री बाई फोर से थ्री, सो वन अपॉन जी एक्स क्या आ जाएगा, वन अपॉन जी एक्स आ जाएगा आपके पास में वैल्यू आ जाएगा वन बाई थ्री से बड़ा एंड फोर बाई थ्री से छोटा। और वन अपॉन जी एक्स में अगर हम प्लस वन करते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में एफ। तो एफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें अगर हम प्लस वन कर देंगे तो प्लस वन करेंगे तो वन बाई थ्री प्लस वन विल गिव यू फोर बाई थ्री, एंड फोर बाई थ्री प्लस वन दैट विल गिव अस सेवन बाई थ्री। तो जो रेंज आ गया हमारे पास में एफ एक्स का वो आ गया फोर बाई थ्री से सेवन बाई थ्री। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू इवैल्यूएट द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो आप देखो न्यूमरेटर में जो है वो लिखा हुआ है 10, एक कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाइड बाय एक बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, रेंज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो जो पावर्स हैं वो सारी इवन है। अगर सारी पावर्स इवन है तो ये जो क्वांटिटी है एक्स पावर एट ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, सेवन एक्स पावर सिक्स जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये पार्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई एक्स पावर एट प्लस सेवन एक्स पावर सिक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अगर आपने इसमें प्लस वन कर दिया तो ये जो डिनोमिनेटर है आपके पास में दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये हमेशा
1 या 1 से बड़ा है। तो जब ये 1 होगा तो एफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, जब ये 1 होगा तो एफ एक्स का रेंज हो जाएगा 10/7। और 1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में, कहाँ जाएगा ये, ज़ीरो की तरफ। तो अगर हमको रेंज लिखना है तो हम रेंज क्या लिख देंगे, एफ एक्स जो है बिलोंग्स टू ज़ीरो, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ज़ीरो से लेकर 10/7, ये हमारे पास में रेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल, so this is our final answer. Okay, now in the next one we have to evaluate the range of the function fx is equal to 5 times of sin square x minus 4 whole divided by 16, और इस पूरे के ऊपर जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है। तो हम इतना तो ज़रूर बोल सकते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 से 1 में ही आने वाला है, 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन, इसके बीच में ही कुछ आएगा। हो सकता है ये पूरा भी आ जाए या फिर हो सकता है उससे कुछ कम हो, पर उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, इतना हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस में हो सकता है कि एक या दो ऑप्शन में ऐसा कुछ, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने अगर थोड़ा सा लूजली अगर वो फ्रेम किया है, तो आप देखना कि अगर एक ऑप्शन अगर उस बेसिस पर रिजेक्ट आप कर सकते हो तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें, सो वी कैन स्टार्ट विद जो हमको पता है। तो हमको ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से +1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज है वो 0 से 1 होगा, तो हमने लिख दिया भाई 0 से 1 है। फिर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, बोलो आप, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर इसमें अगर हम -4 कर दें तो 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -4 करने पर यह आ जाएगा आपके पास में 5 - 4 = 1 एंड दिस इज़ -4। और फिर अगर हम इसको पूरे को 16 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास में आ गया, जो अगर मैं इसको अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं जी बोल दूँ तो जो जी आ गया वो आ गया हमारे पास में बिलोंग्स टू -1/4 से 1/16, ये आ गया जी एक्स। सो बेसिकली अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में जो वैल्यू है वो -1/4 से 1/16। अच्छा, ये जो है ये इंटरवल लिखा हुआ है ना, ठीक है ना भाई। जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं वो तो अपन किसी एक एक्सप्रेशन का लिखते हैं, ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं अपन की 2,3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसी कोई नहीं बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये इंटरवल के लिए हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हम बना लें तो वहाँ से हम रेंज जो है बहुत ईजिली इवेल्यूट, तो ग्राफ बनाते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बहुत ईजी होता है। जब ज़ीरो है, इंटीजर है, तो ज़ीरो हो गया, और ये वैल्यू गया कहाँ तक, 1 तक, ठीक है, ये आ गया 1। और -1/4 से 1/16, तो 1/16 तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो और आगे हम नहीं बना रहे ग्राफ, फिर हम और पीछे की तरफ अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये हो गया आपके पास में 1 पर ओपन, y = 1 पर ओपन की बात कर रहे हैं, और ये पीछे की तरफ हमने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पर हो गया ये -1 और ये है 0। अब आप देखो तो यहाँ पर वैल्यू ये होगा कुछ वैल्यू -1/4, ठीक है। तो -1/4 पर ये जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे मिलेगा। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो हमने बोला था आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में x - n लिख दो आप, और जहाँ पर ये n क्या है, यहाँ पर जहाँ पर ये कट कर रहा है तो n क्या है यहाँ पर -1, तो ये लाइन आ गया आपके पास में x+1। तो जब आप इसमें x की जगह पर -1/4 रखोगे तो -1/4 + 1 विल गिव यू 3/4। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गया आपके पास में 3/4, ठीक है। और 1/16 के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो लाइन है y = x। ये लाइन क्या होता है, y = x, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसको मैं लिख देता हूँ 1/16,
तो इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा अलग से अगर आपको इन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए अगर बना के बताऊं तो हो क्या रहा है एक्चुअली, ज़ीरो पर वैल्यू जो है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये अब कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर ब्रेक आ गया, तो ब्रेक आ गया तो उसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना ग्राफ अगर मैं वापस से ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको एनलार्ज करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो आ गया आपके पास में 0 से 1/16 के लिए, ठीक है, और 0 पे वैल्यू 0 है, 1/16 के लिए आ गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें -1/4 पर, तो -1/4 पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/16, और -1/4 पर जो वैल्यू है वो है 3/4, तो ये 3/4, और 1 पे तो ये 0 के करस्पॉन्डिंग 1 होगा, वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन, ये आ गया 3/4। अब अगर आप देखो आपके पास में इतना ग्राफ है, तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमको अगर रेंज बताना है तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस ग्राफ को वाई एक्सिस पर अगर हम प्रोजेक्ट करें, तो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट आप करोगे तो यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 3/4, और यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है 1, और 1 पे क्या होगा लेकिन ओपन। और इसी ग्राफ को अगर हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करें, तो अगर हम यहाँ से लाइट डालें तो ये जो है, ये जो पॉइंट है वो तो 1/16 मिल जाएगा हमको यहाँ पर, और यहाँ पर ये मिल जाएगा 0। तो y एक्सिस पर जो ये वैल्यूज ले रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, रेंज। फिर से एक बार सुन लिया, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमको 0 से लेकर 1/16 तक अगर हम हमारे पास में इतना ही ग्राफ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है वो तो y एक्सिस पर जो मिल रही है, तो कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 0 से 1/16 तक। उसके बाद जो ग्राफ है या फिर उसके पहले जो ग्राफ है -1/4 से 0 तक, वहाँ पर हमारे पास में ये ग्राफ है। तो जब हम लाइट डालेंगे तो ये देखो, ये तो फील्ड सर्किल है तो 3/4 आ गया, और आप ऐसा समझ लो कि ये ओपन सर्किल है, ओपन सर्किल है तो इस पर जो प्रोजेक्शन होगा वहाँ पर भी क्या आएगा, ओपन, ठीक है, मतलब लाइट वहाँ से पास कर गई बेसिकली, ठीक है, बाय वो पॉइंट पर्टिकुलर। तो अगर हम यहाँ से बोलें कि रेंज क्या आ गई हमारे पास में, तो अब आप बताओ रेंज क्या लिख सकते हैं हम, रेंज हम लिख सकते हैं 0 से 1/16, 0 पे क्लोज, 1/16 पर भी क्लोज, यूनियन 3/4 पर क्लोज, बट 1 पे ओपन। और वो तो होना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रैक्शनल पार्ट बाहर में लगा हुआ है, तो रेंज तो 0 से 1, ओपन एट 1 एंड क्लोज एट 0, या तो वो हो सकता है या फिर उसका कोई सबसेट होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो रेंज आ गया, ये 0 से 1 का सबसेट तो है लेकिन 0 से 1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, 0 से 1 के बीच में तो है लेकिन उसके कभी यहाँ पर जो है वो बराबर नहीं। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमको इजी पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में डील करना। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू इवैल्यूएट द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to ln of x minus ln of x square plus 1। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, कर सकते हैं डोमेन की बात, तो अगर हम देखें तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से बड़ा है, तो ये तो डिफाइंड है, इसके डिफाइंड होने के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अल्टीमेटली डोमेन क्या आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ से तो आ रहा है x बिलोंग्स टू r, तो दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया तो x ग्रेटर देन 0 आ गया। अब डोमेन डिफाइन करने के बाद में अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n जो है वो बन जाएगा ln ऑफ m/n, सो x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, और इस फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए x ऑलरेडी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम इस फंक्शन को देखो, वापस से हमने क्या मान लिया, लेट से gx, अगर हम इस फंक्शन को gx मान लिया है, तो gx इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में वेयर x इज ग्रेटर देन 0 ये पता है। तो अगर हम अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x विल गिव यू x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमने क्या किया, x क्योंकि वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 है हमको पता है, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास में जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स।
हमको पता है x प्लस वन अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो इस रिजल्ट को हमने यूज़ कर लिया। तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो जब ये 2 होगा, तो जब ये 2, और ये 2 कब होता है, जब x जो है वो 1 हो जाए। x 1 हो सकता है, क्यों? क्योंकि x जो है वो तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये 2 वैल्यू ले सकता है। तो ये आ जाएगा gx कितना आ जाएगा 1/2 जब ये वैल्यू 2 होगा। और जब x प्लस 1/x का वैल्यू 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो बड़ा कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो जब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज आ गया वो क्या आ गया हमारे पास में, रेंज आ गया हमारे पास में 0 से 1/2। फिर से सुन लिया, डिनोमिनेटर जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 ले सकता है वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू 1 जब होगा तो x प्लस 1/x 2 हो जाएगा। तो जब आप डिनोमिनेटर में 2 रखोगे तो जो gx है उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। और जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कोई नंबर, मतलब कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर विल टेंड्स टू 0। तो हमारे पास में नाउ वी हैव रेंज ऑफ gx का जो रेंज आ गया वो आ गया आपके पास में 0 पर ओपन एंड 1/2 पर क्लोज। ये आ गया आपके पास में gx का रेंज। लेकिन हमको तो fx का रेंज बताना है। तो अब आपके पास में ln ऑफ, इस तरह से हम रफली लिख देते हैं कि 0 से हाफ की बात हो रही है। तो ln का ग्राफ अगर हम 0 से हाफ में ऑब्जर्व करें तो देखो ये हो गया ln x, ये तो पॉइंट होगा 1, तो हाफ तो यहीं कहीं होगा। तो हाफ के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आ जाएगी वाई एक्सिस पर ln हाफ। ln हाफ को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln 2। 2 को लिख दिया 2, 1/2 को लिख दिया 2 पावर -1, -1 जो है वो उचक के जो है वो आगे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। और 0 पर जो वैल्यू है, 0 पर ओपन है, ओपन होना भी चाहिए वरना डिफाइंड ही नहीं होगा। तो 0 पर ओपन है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है ये, ln हाफ तक। तो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ fx जो है वो आ गया fx बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ ln 2 पर क्लोज। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक और अगर हम वेरिएशन देखें, अगर यहाँ पर fx जो है वो होता आपके पास में log ऑफ x बेस टू माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस 2। तो सारी कहानी इसी तरह से चल रही होती, x पॉजिटिव होता, fx जो है वो क्या जाता आपके पास में log ऑफ बेस में 2 हो जाता x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका रेंज वही आ रहा होता 0 से हाफ। लेकिन 0 से हाफ में यहाँ पर जो अपने पास में बेस है वो क्या है, 2 है। तो अगर बेस 2 होता तो हाफ की जो वैल्यू log ऑफ हाफ टू द बेस 2 है वो क्या हो जाता अपने पास में -1 हो जाता। तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि जो fx का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, और log में क्या जाता बेस 2, तो ये हो जाता आपके पास में माइनस इन्फिनिटी से -1। और यहाँ पर एक और चेंज हो सकता था, एक और वेरिएशन हो सकता है कि अगर यहाँ पर बेस में अगर हम 2 की जगह पर 1/2 कर दें, तो अगर 2 की जगह पर 1/2 अगर हम बेस में कर देंगे तो क्या चेंज आएगा, आप अगर सोच के देखो तो आपका कंक्लूजन और मेरा कंक्लूजन मैच करना चाहिए। क्योंकि अब बेस अगर हमने इफ बेस लिख देते हैं अपन, इफ बेस 1/2 है, अगर बेस 1/2 होता तो ग्राफ जो है, अब की बार ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनता। और जब ग्राफ डिक्रीजिंग बनता और 0 से हाफ में आप उसको इवेलुएट करते तो 0 यहाँ होता, हाफ यहाँ होता, तो हाफ है log ऑफ x बेस हाफ। तो हाफ के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या मिलता आपको, 1 मिलता। और 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलता, इन्फिनिटी। तो जो रेंज होता वो आ जाता आपके पास में 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन ये हम कब के लिए बात कर रहे हैं, जब बेस जो है अगर 1/2 होता तो। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएशंस जो है इसमें अपन खुद से भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं।